आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संकेत दिया है कि केंद्रीय बैंक बढ़ते एनपीए से निपटने के लिए एक बैड बैंक की अवधारणा पर विचार कर रहा है। बैड बैंक असल में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसके चलते आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों की ओर से अपनी देनदारी को एक नए बैंक को ट्रांसफर किया जाता है, और जब किसी बैंक की एनपीए एक सीमा से अधिक हो जाती हैं तब केंद्र के आश्वासन पर, यानी कि जो बैंक है वो एक ऐसे बैड बैंक का निर्माण कर सकता है या करता है जो कि कर्ज में फंसी बैंकों की राशि को एक निश्चित टाइम इंटरवल, एक समय के लिए खरीदता है, और इसके बाद जो एनपीए की समस्या से निपटने के लिए ये बैंक एक कारगर भूमिका में सामने आता है। असल में 1988 में पहली बार मेलॉन बैंक के तौर पर इस तरीके के कॉन्सेप्ट सामने आया था, और हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों में बैड बैंक के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जहां पर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में। लेकिन अपने कार्यक्रम में आज समझेंगे कि भारत में जब एनपीए का रोग जिस तरीके से बढ़ा है और अब कोविड काल के बाद इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ने की है, ऐसे में बैड बैंक का विकल्प या अवधारणा या कॉन्सेप्ट क्या है, कितना ये फिजिबल हो सकता है भारतीय परिदृश्य में, और जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम है, वित्तीय पूरी सेवाएं हैं, उस नजरिए से इसमें चुनौतियां क्या हो सकती हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेद जैन साहब, जो कि जिस तरीके से समझाएंगे कि क्या है ये, और पूर्व अध्यक्ष हैं आईसीआई से, और साथ साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे साहब हमारे साथ हैं, और शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत में करना चाहूँगा पांडे सर आपसे कि जब एनपीए को हम देखते हैं और जिस तरीके से इसके बढ़ने की रफ्तार है, एक बड़ा खतरा अगर वित्तीय संस्थाओं के नज़रिए से देखें, और ऐसे में ये जो बैड बैंक का विकल्प या अवधारणा है, ये असल में किस तरीके से है, और भारतीय अगर परिदेश में देखें तो किस तरह से ये कॉन्सेप्ट फिलहाल दिखता है। कविन जी, अगर हम अपने बैंकिंग सिस्टम को देखें भारत में, तो अभी दिसंबर के ही आंकड़े हैं कि जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास जो टोटल डिपॉजिट्स हैं जिसके अगेंस्ट वो लेंडिंग करते हैं, वो करीब 146,000 करोड़ रुपए, और उनके जो उन्होंने टोटल लोन और एडवांसेस दिए हैं, जो बकाया है, वो केवल 106,000 करोड़ है। 146,000 करोड़ डिपॉजिट और 106,000 करोड़ लोन आउटस्टैंडिंग। तो एक बड़ा गैप है डिपॉजिट में और क्रेडिट में, और ये क्रेडिट 106,000 करोड़ है, ये करीब करीब जीडीपी का 50% होता है। तो जो भारत की इस समय की जो आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए, ग्रोथ को की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, इस क्रेडिट को बहुत बढ़ाने की जरूरत है। 50% ऑफ जीडीपी से बढ़कर ये 70, 80, 100% तक होगा। उसी से क्रेडिट ही जो है वो ग्रोथ को फ्यूल करता है। तो ये तो बड़ी पिक्चर है। और इसमें अगर हम नॉन परफॉर्मिंग देखें, जिसको हम डिफाइन करते हैं वेरी बेसिकली कि 90 दिन में अगर नहीं चुकाया कोई, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की श्रेणी में आ जाता है। ये ना चुकाने की जो मजबूरी है, वो हो सकता है कि जिसने कर्ज लिया है उसकी सॉल्वेंसी पर है कि वो कर्ज देने की स्थिति में नहीं है, उसकी इनकम डैमेज हो गई है जी। या केवल तात्कालिक है, लिक्विडिटी रिस्क है, उसके पास एसेट्स हैं, इनकम भी आगे फ्यूचर के लिए है, लेकिन फिलहाल कैश की कमी है क्योंकि उसके पैसे कहीं और फंसे हुए हैं। तो इस लिक्विडिटी रिस्क और सॉल्वेंसी रिस्क दोनों के चलते एनपीए हो सकता है। तो ये हम अगर देखें तो मार्च 20 की जो आंकड़ा है, वो ग्रॉस एनपीए, टोटल जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, वो हमारे करीब करीब 8.5% था। यानी कि 100 में से 92% जो लोन है उनका बराबर 90 दिन में भुगतान हो रहा है। 8-8.5% में दिखता है। और उस 8-8.5% में भी अगर हम ये देख लें कि बैंकों ने जिनके लिए अपने बैलेंस शीट में प्रोविजन कर लिया है, तो जिसको हम कहते हैं नेट एनपीए, वो करीब करीब 3% से भी कम है। तो एनपीए को लेके जो बहुत सारा एक भय की स्थिति बनाई जा रही है, मैं उससे अपने को संलग्न नहीं कर पाता हूं, क्योंकि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की एक चीज और भी नोट करने की है कि इसमें सिक्योर
लेंडिंग, जिसके पीछे बैंकों ने अगर 100 रुपए का लोन दिया है तो 150-200 रुपए की प्रॉपर्टी या कोई और एसेट जो है वो उसकी सिक्योरिटी में है। सिक्योर्ड लेंडिंग बहुत ज्यादा है और हमारी दिक्कत यह है कि वो सिक्योरिटी एनफोर्स नहीं हो पाती, चाहे सरफेसाई एक्ट हो, चाहे इंसॉल्वेंसी कोर्ट का मसला हो, वो सिक्योरिटी इन्फोर्स नहीं हो पाती। इस वजह से एनपीए प्रॉब्लम है। अगर इन्फोर्समेंट होता टाइमली तो ये उतनी दिक्कत नहीं होती। तो इसको देखते हुए बैड बैंक का जो आइडिया है वो सिर्फ ये है कि जो नॉन एनपीए लोन्स हैं वो बैंक एक दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर दे ताकि उसकी अपनी बैलेंस शीट में सारे लोन केवल परफॉर्मिंग लोन रह जाए। तो इसके लिए इसके तीन खास वो हैं कि एक तो जिस बैड बैंक को आप ट्रांसफर करेंगे उसको आप बुक वैल्यू पर देंगे या मार्केट वैल्यू पर देंगे, उस पर डिपेंड करता है कि बैड बैंक अच्छा आइडिया है या बुरा आइडिया है। और दूसरी चीज ये कि जिस क्लाइंट को आप बैड बैंक को ट्रांसफर कर रहे हैं क्या आप उसको बैंकिंग चैनल से बाहर कर देंगे? ऐसा नहीं कि वो उसका एक गलत अकाउंट अगर बैड बैंक को चला गया और उसके बाद भी अगर वो बैंकिंग सिस्टम से लोन लेके और नए एनपीए बनाता रहा तो क्या आप ऐसा जारी रखेंगे? और तीसरा ये कि जो ये बैड बैंक है जिसने ये एनपीए ले लिए हैं, इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी ताकत कितनी होगी जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट में या दूसरे तरीके से इनकी वसूली कर सके। इसी पर डिपेंड करता है कि बैड बैंक अच्छा आइडिया है या बुरा आइडिया। ओके शुभमय, सबसे पहले तो ये जैसा कि कहा पारे सर ने, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा अगर पीछे ले जाऊं कि असल में क्या हमें जरूरत है भारतीय बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से जो हालात हैं वहां पर बैड बैंक लाना चाहिए, इस वक्त में जरूरत बन चुका है जैसे कि दुनिया के कुछ देशों में है, या फिर जैसे कि पांडे जी ने कहा कि जो इशू है वो कहीं कुछ दूसरा है और जो बैड बैंक के जरिए हम इलाज करना चाहेंगे वो मर्ज का नहीं हो पाएगा? ये दोनों तरफ कहीं ये प्रॉब्लम है कभी, क्योंकि बैड बैंक का आइडिया कई सालों से चल रहा है। एक हमने बीच में एक आइडिया आया था कि सॉवरेन डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड तैयार किया जाए, एक पब्लिक प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी तैयार किया जाए, नेशनल एसेट मैनेजमेंट। ये सारे जो आइडियाज हैं मोटा मोटी यही है कि बैंकों के पास जो एसेट्स खराब हो गया है, यानी कि जो लोन का भुगतान नहीं हो रहा है, वो लोन इस कंपनी को वो सेल कर सके। मुश्किल ये है कि जैसे पांडे जी ने कहा, बात सही है कि अगर सेल करना एक तरफ है, लेकिन क्या बैंकों से निकलते वक्त हम बैंक में अगर मूलभूत सुधार ना लाए तो उसमें कितना फायदा होगा इससे? ये तो जरूर है कि एक मुश्त में सारे जो लोन्स थे, खराब लोन्स थे, वो बैड बैंक के पास चले गए, बैंक्स के खाता क्लियर हो गया, बैंक के पास समय आ गया कि वो फिर से क्रेडिट दे सके अच्छी तरह से, उनके कैपिटल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। बिल्कुल सही है, लेकिन बैंक्स अपना जो कामकाज है, जो लोन देने का जो प्रक्रिया है, जिस पर निगरानी रखनी चाहिए, जिस पर देखना चाहिए कि किस तरह के कंपनीज को हम फिर से लोन दे रहे हैं, किस सेक्टर्स में लोन दे रहे हैं, उन पर अगर सुधार ना हो तो बैंक के पास धीरे धीरे फिर से इस तरह के लोन्स का, बैड लोन्स का जो भंडार है वो फिर से बढ़ता जाता है। खैर लेकिन ये दोनों तरफ मुश्किल ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ ही साथ करना पड़ेगा। एक तरफ तो इस साल बैड बैंक की बात इसलिए आ गई है और आरबीआई के गवर्नर ने करीब करीब उन्होंने जो कहा है उससे लग रहा है कि बैड बैंक का प्रपोजल आने ही वाला है, क्योंकि उन्होंने एक औपचारिक फॉर्मल स्पीच में ही उन्होंने इस पर जिक्र किया है और कहा है कि आरबीआई को इस पर स्वीकृति है। तो हम मान के चले कि बैड बैंक इस बार जरूर बजट में वन ऑफ द प्रपोजल्स होके आने वाला है। अगर आने वाला है तो सरकार को इस पर जो आरबीआई और सरकार दोनों जिस पर ध्यान रखेंगे वो ये कि बैड बैंक बैंकों से जब एसेट ले रहे हैं तो कितने, जिसे कहते हैं हम हेयर कट, यानी कि कितने डिस्काउंट पे वो एसेट को लेने के लिए तैयार हैं, और इसका डिपेंड करेगा कि सरकार इस पर कितना बैड बैंक को कितना कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि बैड बैंक को अपने ऊपर कितना सक्षमता है कि वो इस काम को अधिक से अधिक बैंकों से ले सके। इस साल एक एडवांटेज ये है कि भारत में फिस्कल डेफिसिट के ऊपर उतना मारामारी नहीं है, क्योंकि
बहुत सारे कोरोना की वजह से फिस्कल डेफिसिट वैसे ही काफी पीछे सरक जाएगा। इसलिए सरकार के पास जैसे कहते हैं एक हेडरूम बन गया है कि हम अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करें इस तरह का, तो हम इस पर हम अटकेंगे नहीं कि हम कितना पैसा इस पे दे सकते हैं, हम कुछ और उधार करके या किसी और तरीके से इस तरह के प्रपोजल को हम ला सकते हैं। और यही उस वक्त का बेसिकली यही सर्कमस्टांस है जिसमें ये बैड बैंक का प्रपोजल को तकरीबन ऑलमोस्ट लगता है अप्रूवल मिल गया है। जैन सर, जब आरबीआई की हम जो पुरानी रिव्यू रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पर था कि सितंबर 2021 तक की बात हो रही थी कि 13.5% एनपीए पहुंच सकता है। अब सवाल ये कि अगर हम बैड बैंक के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो क्या ये वाकई आपको लगता है कि उस मर्ज के इलाज के तौर पर खड़ा हो सकता है, या फिर जैसे कि इससे पहले भी मुझे याद है जब पिछले करीब 10 साल पहले एक बार इस कॉन्सेप्ट की चर्चा हो रही थी, उस वक्त कई सारे आर्थिक जानकारों ने कहा था कि बैड बैंक के जरिए आप क्लब तो कर सकते हैं, नंबर्स को आप एक जगह क्यूमुलेटिव दिखा सकते हैं, वहां पर ला सकते हैं, लेकिन एनपीए के रोक को रोक नहीं सकते हैं। इसमें कितना दम है? कविंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक बात को पकड़ा है। देखिए, आपको ये मान के चलना पड़ेगा, विपरीत परिस्थितियों में आपको कोई ना कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है। अभी जो आज की डेट में आंकड़े आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कोविड से सिचुएशन पैदा हो गई है, जिससे जो बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे एंटरप्राइजेज जो उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, उनकी स्थिति आज की डेट में ठीक नहीं है। अभी तक उनके जो लोन है वो एनपीए इसलिए नहीं हो पाए कि आरबीआई ने कोविड के लिए 6 महीने का मॉरिटोरियम लगाया हुआ था। अब मॉरिटोरियम हटने के बाद ये संभावना है कि ये जो एनपीए की फिगर है ये 13.5% पहुंच जाएगी। जैसे पांडे जी कह रहे थे कि हमने आज की डेट में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का एडवांस दिया हुआ है, और 13% की फिगर पकड़े तो 13 लाख करोड़ रुपए का आज की डेट में अगर एनपीए होता है, और साधारणतः एनपीए 6 लाख करोड़ का होगा, तो ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है, बड़ी विपरीत परिस्थिति है। इस विपरीत परिस्थिति को हैंडल करने के लिए, क्योंकि क्या है कि अगर ये ही बैंक जो कमर्शियल बैंक आज की डेट में अपनी बैलेंस शीट पे इस एनपीए को चलाएंगे, तो इनके यहाँ पे सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और फंडिंग की रिक्वायरमेंट आएगी और डिपॉजिटर अपने आप को अनसेफ फील करेगा। तो इस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए जरूरी है कि इन बैंकों की बैलेंस शीट खराब नहीं हो, और एक मॉडल बनाया जाए जिसको हम बैड बैंक मॉडल कहते हैं। और आप ये देखेंगे कि विश्व में भी जब जब कोई ऐसी कोई जिसे कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, इस तरह के मॉडल अडॉप्ट हुए हैं। 1988 में एक मॉडल अडॉप्ट हुआ, फिर 1992 में जो स्कैंडिनेवियन कंट्री में आया वो मॉडल अडॉप्ट हुआ, फिर उसके बाद कुछ बाल्टिक कंट्रीज में मॉडल आया, वहां अडॉप्ट हुआ। 98 में जो साउथ एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस था वहां ये मॉडल अडॉप्ट हुआ। 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया वहां भी ये मॉडल अडॉप्ट हुआ। मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूं कि बैड बैंक का कंसेप्ट क्या है। जी, बैड बैंक का कंसेप्ट ये नहीं है कि वो एक पूरी तरह से बैंकिंग करेगा। बैड बैंक का आइडिया ये है कि भाई ये जो जितने बैंक हैं जिनके यहाँ पर ये लोन खराब हो गए हैं विपरीत परिस्थिति की वजह से, इन लोन को ट्रांसफर कर दिया जाए उस एक बैड बैंक के पास, वो इसको मैनेज करेगा। और वो एक स्पेशलाइज टीम होगी, स्पेशलाइज एजेंसीज होगी, जिसका काम सिर्फ ये है कि इस बैड लोन्स को मैनेज करने का है। उसमें दो होंगे, एक तो जो साधारणतः बैंक है, बैंक का काम है जो बैंकिंग करने का, वो चलता रहेगा, वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि साधन है जो आम आदमी जो बैंकों पे हैं। आप एक बैंक के बारे में मानिए कि आज की डेट में जो उनके साधन है, तो वो जो नॉर्मल एनपीए उसको हैंडल कर लेते हैं, उनके एग्जिस्टिंग एचआर पावर ये वर्किंग है। लेकिन जब एबनॉर्मल आएगा तो वो फोकस वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो दो चीजें होंगी, एक तो आप उस पर फोकस, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है उतनी लेवल की, इतने बड़े स्केल को हैंडल करने की। सेकेंडली, आपके बाकी ऑपरेशन जो आपको और फाइनेंसिंग करनी है, जो आपकी बैलेंस शीट है, वो सारे इफेक्ट हो जाएंगे। तो जो बैड बैंक को दे दें, और बैड बैंक कभी परपेचुइटी में नहीं होता है कि ये एक बार क्रिएट हो गया तो हमेशा के लिए चलेगा। बैड बैंक एक फिक्स पीरियड का होता है, जिसका काम है कि एक स्टेज पे वो अपने एनपीए सारे लोन ले लेगा, उसको कोशिश करेगा, सुधारेगा, करके निकालेगा। कुछ मॉडल पुराने और कंट्रियों में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं बैड बैंक के, कुछ के मॉडल अच्छे नहीं रहे हैं। स्वीडन का एक ऐसा मॉडल था जो 1992 में आया बैड बैंक का, और वो आज की डेट में काम पूरा करके वाइंड अप भी हो गया, चला गया। बैड बैंक का जो कंसेप्ट है वो 5 ईयर या 10 ईयर के पीरियड का है कि उसके पीरियड में जाएगा। तो आइडिया क्या है बेसिकली कि बैंकिंग प्रणाली की जो आज की डेट में एक समस्या हो गई है, जो आरबीआई, क्योंकि आरबीआई एक रेगुलेटर है बैंकिंग सिस्टम का,
और उसे डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी है कि उसकी बैलेंस शीट में और उसके कॉन्फिडेंस में कभी कमी नहीं आए, और जो बेसिल 1 बेसिल 2 की जो कैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट उसमें चैलेंजेस नहीं आए। तो ये जितने एनपीए हैं जो विचित्र परिस्थिति में हो गए हैं, उनको ट्रांसफर करके एक बैड बैंक में ले जाया जाए और वहां पे उनको मैनेज किया जाए। और उनके 3 अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। कुछ ऐसे होंगे कि जो विपरीत इकोनॉमिक परिस्थिति की वजह से खराब हो गए हैं, कुछ में टेम्परेरी लल है, बिकॉज 6 महीने 8 महीने में कोविड की वजह से डिमांड नहीं आई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और जो इंडस्ट्रीज है उससे जुड़े हुए हैं, एविएशन इंडस्ट्रीज है, उनकी अलग वर्किंग है। कुछ का इंडस्ट्री पे ओवरऑल इंपैक्ट पड़ गया, कुछ का टेक्नोलॉजी पे इंपैक्ट पड़ गया, तो वो सबको सुधार के उसकी वर्किंग को चलाने की कोशिश करेगा। तो ये एक तरीका है, मैकेनिज्म, एक इशू को, फाइनेंशियल क्राइसिस को एड्रेस करने का। और आरबीआई एज ए रेगुलेटर ये फोर्स ही कर रहा है कि ये फिगर डबल होने जा रही है 6, 6.5 से 13.5%। तो उसको कहीं ना कहीं इसके लिए उस समस्या को एड्रेस करने के, उस बीमारी को एड्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ हल निकालने पड़ेंगे, और बैड बैंक एक उसका हल है उसका। पांडे सर, लेकिन यहाँ पर कुछ जानकार ये मानते हैं कि जब बैंकिंग सिस्टम में जिस तरीके की खामियां रही हैं और जिस तरीके की कार्यशैली रही है, उसके बाद अगर बैंकों में उस सिस्टम से ये डर निकल जाएगा कि एनपीए के जो नंबर्स होंगे, जो बुक्स होंगी, वो बैड बैंक टेक ओवर कर लेगा, यानी ट्रांसफर हो जाएगा, उससे एनपीए बढ़ने का खतरा क्या और ज़्यादा नहीं होगा? और दूसरा सवाल कि जैसे कि कहा जैन साहब ने कि एक टाइम बाउंड उसका कार्यकाल हो सकता है, जैसा कि एक एग्जाम्पल कई सारे देशों में दिखता है, वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है बिजनेस का और बैंकिंग सिस्टम के एथिक्स को लेकर, उसमें और भारत में कितना बड़ा फर्क है जिसका इम्पैक्ट उस तरह के मॉडल्स पर नजर आ सकता है? कविन जी, हम विदेशों की बात करें उससे पहले हम देखें कि ये भारत में ही बैड बैंक तो नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता एक मॉडल हम पहले ही एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, बैड ट्रस्ट बना के। 2004 में जब आईडीबीआई बैंक बनाया गया था, तो उसके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे उसको एक ट्रस्ट को ट्रांसफर किया गया था 9,000 करोड़ रुपए का। और उसका बाद में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने 2014 में एक रिपोर्ट दी थी, उस स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबलाइजेशन फंड के पर रिपोर्ट दी थी आईडीबीआई का, जिसमें बताया था कि 2014 की रिपोर्ट में कि ये 2004-05 में जो बना था, और इस पूरे 10 साल के दौरान उस 9,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ की उगाही हो पाई थी, 5,000 करोड़ रुपया फिर भी बकाया था। और ये वैसे ही था कि इसमें पूरा का पूरा 9,000 करोड़ रुपया ट्रस्ट को गवर्नमेंट ने मुहैया कराया था, सिक्योरिटीज, स्पेशल सिक्योरिटीज इशू की थी। तो इसमें एक बड़ा इशू ये भी आता है ट्रांसपेरेंसी का, कि किस तरह से, जैसे कहा कि कैपिटलाइज किया जाएगा बैड बैंक को, और अगर वो बुक वैल्यू पर, जैसे उसमें था कि 9,000 करोड़ के बजाय 9,000 करोड़ जो लोन थे उसकी 9,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने इशू की थी, लेकिन उसकी वास्तविक वैल्यू शायद उसकी आधी भी नहीं थी। तो ऐसे ही अगर इस, जैसे जैन साहब ने कहा कि अगर 100 लाख करोड़ का हम 13 लाख करोड़ माने, तो पहली चीज तो मैं जो बार कह रहा हूं कि हमें यह भी देखना है कि ये एनपीए केवल 30 दिन के डिफॉल्ट से हुए हैं। तो 30 दिन की डिफॉल्ट आज की अभूतपूर्व परिस्थितियों को देखते हुए, जहां बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स में लिक्विडिटी रिस्क है, गवर्नमेंट सिस्टम से ही पेमेंट डिलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट साइड से, स्टेट गवर्नमेंट साइड से, पीएसयू से, तो ऐसे में हमें ये भी इनको सेग्रीगेट करना होगा कि ये सारे के सारे बैड हैं, बट्टे खाते में डालने वाले हैं, खराब हैं, ऐसा सोचना गलत है। इसको हमें सेग्रीगेट करना है कि किसमें सॉल्वेंसी रिस्क है, किसमें लिक्विडिटी रिस्क है। और जहां लिक्विडिटी रिस्क है वहां अभी मैंने कहा कि ऐसी भी बात चल रही थी कि जहां पे हम 90 दिन की सीमा को बढ़ाकर देखा है, जो हमने मॉरेटोरियम मार्च में हुआ था, सितंबर तक का मॉरेटोरियम था, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो मॉरेटोरियम अभी चल रहा है, तो उसको बढ़ाकर और नॉर्मल कोर्स में भी 90 दिन के बजाय 120 दिन करने की बात चल रही है। पेमेंट डिलेज को मिनिमाइज करने की बात चल रही है। एमएसएमईज के जो ड्यूज फंसे हुए हैं उसको समाधान वगैरह और दूसरी स्कीम्स के थ्रू वो एक्सपेडाइट करने की बात चल रही है। तो ये सारे जो प्रयास हैं, इससे अगर हम जो
लिक्विडिटी रिस्क से अफेक्टेड हैं एनपीएस, उनको हम आइसोलेट कर सकेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे कोविड का प्रभाव सारे सेक्टर्स पर एक जैसा नहीं है। कुछ सेक्टर्स में इनकम डैमेज हुआ है तो कुछ में जैसे डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड है उसमें इनकम बूस्ट भी हुआ है। तो इसका हर एक का अलग अलग है, हम उसको एक ही उससे नहीं देख सकते। लेकिन ये जरूरी है कि ये जो नया बैड बैंक है इसकी क्या कितनी ताकत होगी उन एनपीओ को एनफोर्स करने की, आईबीसी फोरम में या सरफेसाई फोरम में कितनी उसकी ताकत हो। जब एक बड़ा बैंक जो है वो अगर नहीं उसको एनफोर्स कर पा रहा है तो क्या एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो सारे बैंक के गलत लोन्स को अपने पास रख लेगी तो जितनी भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं अलग अलग बैंकों की, उसकी सबकी जगह केवल एक यही बैड बैंक, एक ही एंटिटी जाकर आईबीसी में खड़ी हो जाएगी, तो क्या उससे निगोशिएटिंग पावर कम होती है, बढ़ती है, ये सोचने की है। क्या इसको कितना एम्पावरमेंट दिया जाता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। वरना सिर्फ ये होगा कि ये केवल एक नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर हो गया और हम बैलेंस शीट को अच्छा दिखा रहे हैं टेम्परेरीली। लेकिन ऐसे पुराने एग्जांपल्स हैं, अगर हम देखिए यूटीआई में भी जो स्ट्रेस्ड एसेट्स थे जब 99-2000 में क्राइसिस हुई थी, उसके बाद वो उनको उसको ट्रांसफर किया गया नए बैंक को। अभी इंग्लैंड में नॉर्दर्न रॉक का जब फेलियर हुआ उसके बाद उसको ट्रांसफर किया गया, और भी अभी ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं। लेकिन वो क्या है कि उस पूरे जब काफी एनपीए हो जाए किसी एक बैंक में, उस बैंक को ही आपने उठा के किसी दूसरे अच्छे बैंक के साथ विलय कर दिया, वो भी एक तरह का ट्रांसफर ही है। जो ये बात अलग है कि जो बैंक रिसीव कर रहा है वो बैड बैंक नहीं है, वो बैंकिंग नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस हैं, और ऐसे कई केसेस में हम देखते हैं कि वो सफल हुए हैं। और वहां जाकर जो आपने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है शुभमय, कि जिस तरीके से क्या बैड बैंक सिर्फ बुक को क्लीन करने का जरिया होगा किसी एक बैंक का, और उसकी जो रेड मैं कहूँ नंबर्स है उनको कम करने का जरिया होगा, और फ्यूचर में उसको क्या रोकने की ताकत होगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या बैड बैंक को मजबूत कैसे करेंगे आप, कैसे वो उस रिकवरी मोड के साथ खड़ा हो पाएगा जिसको जो शायद मेन मोटिव होगा उसको खड़ा करने का। बिल्कुल, तो मोटा मोटी हम लोग सभी अग्रीड हैं कि बैड बैंक का कहीं ना कहीं पर जरूरत है। और इस साल कोविड के चलते जितने सारे विश्लेषक ने इस पर टिप्पणी किए हैं, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, वीरालाचार्य, उन्होंने भी एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने बैड बैंक का जिक्र किया था कि इसका जरूरत है। और आप जिस पर बात कर रहे हैं कि बैड बैंक किस हद तक सक्षम होंगे अपने आप को, ताकि दो चीज करें, एक तो वो एक्सचेकर के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर उसका प्रेशर ना रहे खुद का ही, और दूसरा कि बैंकों से जब वो लेते हैं तो अपने आप को कितना सक्षम मानते हैं रेजोल्यूशन की तरफ जाने के लिए। तो इसमें दो चीज है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैड बैंक प्राइवेट सेक्टर भी बना सकते थे, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होते हैं, एसेट रेजोल्यूशन कंपनीज जो हैं, वो एक तरह से बैड बैंक ही है, लेकिन उनका लिमिटेशन रहा है। इसीलिए ये वाला जो बैड बैंक बनेगा ये सरकारी कंट्रोल में ही बनेगा, सरकार गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप में ही बनेगा। इसके फायदा ये है कि क्योंकि इस बैंक को अपना काम चलाने के लिए बाजार से पैसे उठाने पड़ेंगे, और वो जब पैसे उठाएंगे यानी इक्विटी उठाएंगे तो तब उसको एक गवर्नमेंट गारंटी की जरूरत है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे बैंक्स अभी जो हैं चारों तरफ, उनको एक सपोर्ट देने के बजाय बेहतर है कि इस बैड बैंक को वो स्पॉन्सर करे और उस बैंक अपना पैसा रेज करे गवर्नमेंट गारंटी के सहारे। इसका मतलब ये नहीं कि उसका पैसा सिर्फ तभी आएगा, लोगों के पास पैसा तभी आएगा जब ये गवर्नमेंट बैड बैंक सरकारी पैसे पे ही डिपेंडेंट है। एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि ये बैंक अपना रोल यानी कि जो पूरा जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उसको सेल करके पैसे उठा सकेंगे एंड वो पैसा फिर गवर्नमेंट को लौटा सकेंगे। तो ये होता है गुड मैनेजमेंट, जिसका जिक्र पांडे जी भी कर रहे थे, वैद्य जैन जी भी कर रहे थे। तो ये तीनों प्रोसेस चलता रहेगा, और साथ साथ में एक्सपेक्टेशन रहेगा कि जो बैंकों से एसेट्स निकल गए हैं अब उन बैंकों का मालिकाना में गवर्नमेंट क्या रोल लेते हैं। तो बजट में बैड बैंक ही सिर्फ नहीं, साथ में
बैंक को प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट क्या रुख लेते हैं, वो एक अहम सवाल रहेगा। वेद सर, बहुत संक्षेप में सर आखिर में, कि अभी क्या बार बार जो बात कही जाती है रिकैपिटलाइजेशन की, सरकारी मदद बैंकों को एक करके मिलती रहे, उससे बेटर है कि एक बैड बैंक के थ्रू सेंट्रलाइज सिस्टम और ज़्यादा पावर, लेकिन वहाँ पर क्या और आपको लगता है कि उसकी मजबूती के लिए सुझाव हो सकते हैं? कविंद्र जी, मैं आपने बिल्कुल फिर दोबारा से ठीक पॉइंट को टच किया, और कंसेप्चुअली जो पांडे जी ने सवाल उठाया था मैं उसको क्लियर कर दूं। जब हम बैड बैंक की बात कर रहे हैं तो बैड बैंक जो सरकार का बनेगा उसके पास ताकत उतनी ही होगी जितनी एक बैंक के पास होगी। और रहे साधन की बात, आज की डेट में सरकार के पास एक ऑप्शन ये है कि वो एग्जिस्टिंग बैंक को कैपिटलाइज करे, दोबारा से कैपिटल इन्फ्यूजन करे, या नया बैड बैंक बना दे। और जो अभी बात कही मैंने कि सबसे ज्यादा अच्छा मॉडल यही है कि बैड बैंक बना के एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनेगी जो इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनली काम करेगी, और सारे लोन एनपीए के ट्रांसफर नहीं होंगे। वही लोन जो बैंक आइडेंटिफाई करेगा, जो मुश्किल में बहुत, ये नहीं कि 90 डेज का एनपीए हो गया तो उठा के बैंक उसको वहां पर भेज देगा। वही लोन जो बैंक समझता है एग्जिस्टिंग की आज की डेट में डिफिकल्ट हो गया है, सर्वाइवल मुश्किल है, उसको वो देगा बैड बैंक को, और बैड बैंक उसके बारे में स्कीम बनाएगा, और उसके पास सारी पावर होंगी कि इसको रिकैपिटलाइज कराए इस कंपनी को, जिसको लोन दिया है, कॉर्पोरेट को जिसको दिया है, उसको आईबीसी में ले जाना है तो आईबीसी में लेकर जाए, किसी नए प्रमोटर को लाना तो नए प्रमोटर को लेकर आए, लिक्विडेशन में जाना तो लिक्विडेशन में लेकर आए। और क्योंकि वो एक पूरी कंपनी होगी और बैंकिंग कंपनी होगी, उसके पास वो सारे सरफेसी, सारे नियम और सारे उसके पर अधिकार होंगे, और वो पूरी रिकवरी करने का रखेगा मॉडल। और जो ट्रांसफर होगा वो भी फेयर मार्केट वैल्यू पे, जिस डेट को ट्रांसफर होगा उस वैल्यू पे होगा। आइडिया सिर्फ यह है कि जो एक अद्भुत परिस्थिति कोविड की वजह से